भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। बहनों सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि रिंकू बहन आती हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। उन्होंने मैसेज करके कहा है, नमस्ते भैया जी, हमारे पंडहा ब्लॉक में नवंबर माह से मानदेय नहीं आया है। अब तो हद हो गई है, कब तक आएगा? हर जिले में कुछ न कुछ मानदेय और पीएलआई यानी प्रोत्साहन राशि आया है, हमारे जिले में कब आएगा? तो इस तरह से वो सब बहनें परेशान हैं जिनका एक दूसरी बैंक में विलय हो गया था और यानी मर्ज हो गई थी। तो उन बैंकों में जो भी आंगनबाड़ी बहनों के अकाउंट्स थे उनमें दिक्कतें हैं। और ऐसा नहीं है कि इसको लेकर के निदेशालय से लेटर नहीं जारी हुआ या निदेशालय को जानकारी नहीं है। पहले कुछ महीने पहले ही निदेशालय से एक लेटर आया था इस संबंध में और समस्या का कारण भी बताया गया था। वही 10 अंकों वाला जो हेर फेर था अकाउंट का, 11 अंक होने चाहिए थे, ऐसे कुछ जो भी था अंकों से रिलेटेड अकाउंट नंबर के। तो अब जब समस्या का पता है विभाग को, तो फिर समस्या का समाधान विभाग क्यों नहीं करवा पा रहा है? बहनों के ऊपर से वहां से आवाज आ रही है बहनों की, वो कहती हैं कि 7-7 महीने आखिर बीत चुके हैं और विभाग उनकी मेहनत का पैसा उनके खातों में कब डालेगा। इस संबंध में मैंने पहले पिछले वीडियो में भी कहा था कि सभी बहनें जिन भी जिलों से आती हैं, जिनके साथ भी 7-7 महीनों से पैसा नहीं आ रहा है, वो अपने जिले में डीपीओ कार्यालय जाकर के अपना मानदेय समस्या को लेकर के शिकायत पत्र उनको जरूर सौंपें। जितने ज्यादा पत्र आप सब बहनें जाकर के देंगी, उतनी समस्या आपके जिले में हाईलाइट होगी और आपके डीपीओ महोदय उस पर तब ज्यादा गंभीरता से मुझे लगता है संज्ञान लेंगे, क्योंकि अभी केवल निदेशालय से इन कामों को करने के लिए बोला जा रहा है और जब तक बहनों को समस्या नहीं होगी, बहनें भी नहीं जाएंगी, तब तक शायद उच्च अधिकारी हमारे चीजों पर अतिशीघ्र संज्ञान लेना ठीक नहीं समझ पा रहे हैं। वही बात करते हैं दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की तरफ से। यहां पर एक पोस्ट डाली गई थी संघर्ष पखवाड़े को लेकर के। कल उनका संघर्ष पखवाड़े का 5वां दिन रहा है। आइए देखते हैं कुछ तस्वीरें दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की कल की आ रही हैं। अभी भी दिल्ली की बहनों का संघर्ष बराबर जारी है और अपनी समस्याओं को बहनों ने अपने पोस्टरों में लिख लिख करके आगे मैदान में वो ले जाती हैं और बाकी सभी जो है अपने वहां पर जो भी लोग हैं, जो भी जनता है, उन सबको अपनी समस्या सौंपती हैं। वहीं पर आप देखिएगा ये बहनें हैं जिनकी रैली टाइप की कुछ निकल करके गई है और बहनें एक जगह से दूसरे जगह जाती हैं। कभी कभी रास्ते में बैरिकेड्स लगा करके बहनों को रोकने का भी प्रशासन वहां पर जो है प्रयास करता है। साथ ही साथ आप यहां पे देख पा रहे हैं और बहनें अपना ज्ञापन कभी उच्चाधिकारियों को, कभी यहां पर जनप्रतिनिधियों को सौंपती हैं। बावजूद इन चीजों के दिल्ली की वर्कर बहनों का अभी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। पिछले कई महीने बीत चुके हैं दिल्ली की वर्कर को अपना संघर्ष छेड़े हुए, लेकिन सफलता अभी भी नहीं मिली है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे एक बहन जो अपने बच्चे को लेकर के साथ में तपती धूप में निकली हैं और संघर्ष कर रही हैं। आप तस्वीरों में यहां पर देख पा रहे हैं। साथ ही साथ भाइयों बहनों आगे आपको बता दें कि यहां पर यूनियन का क्या कहना है। इनका कहना है आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्मिकों का संघर्ष दिल्ली में जारी है। संघर्ष पखवाड़े के 5वें दिन महिला कार्मिक एक बार फिर केजरीवाल निवास पहुंची और बीते दिनों सौंपे गए ज्ञापन का जवाब भी मांगा है। महिलाओं की एकता के आगे झुकते हुए आज मंत्री को एक तय अवधि में मिलने का आश्वासन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब तक सभी मांगों पर इन निकम्मी सरकारों द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। अपना हक हम लेकर रहेंगे, फर्जी टर्मिनेशन वापस लो। क्योंकि आपको पता है 999 या 91 ऐसे ही समथिंग है, 990 यानी 900 प्लस आंगनबाड़ी बहनों की सेवा दिल्ली में समाप्त हो चुकी है। आगे आपको बताना चाहेंगे, आपको यहां पर एक खबर दिखाना चाहेंगे जो मध्य प्रदेश से आ रही है। राधा बहन आती है, उनके द्वारा भेजी गई है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में यह पत्रिका में 13 मई को शुक्रवार के दिन प्रकाशित की गई है। इसमें बताया जा रहा है कि प्रत्येक बच्चे के परिवार को 1 किलो चना और 5 दिन में वितरण करने के उसके निर्देश भी विभाग ने दे दिए हैं। आइए इस पर थोड़ा संज्ञान लेते हैं।
अशोकनगर चना लेने के लिए लगी बच्चों और परिजनों की भीड़। आंगनबाड़ी के बच्चों को उनके लिए चना देते हुए स्वयं सहायता समूह के सदस्य। आपको यहां पर दिखाना चाहेंगे कि अशोकनगर प्रशासन की सख्ती से 5 माह बाद कुछ जगहों पर चना का वितरण तो शुरू हो गया है, लेकिन प्रशासन ने 5 दिनों में बच्चों को चना वितरण कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि चना अच्छी क्वालिटी का वितरण होना चाहिए। यदि 5 माह रखे रहने से क्वालिटी खराब हो गई है तो अच्छा खरीद करके वितरित करें। आंगनबाड़ी में दर्ज बच्चों के परिवारों को प्रति परिवार के 1 किलो चना का वितरण किया जाना है। अशोकनगर एसडीएम डॉक्टर नेहा जैन ने सभी को जो है चना वितरित करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन चर्चा है कि राशन दुकानों पर पर्याप्त मात्रा में चना उपलब्ध नहीं है। इससे वह बाजार में चना खरीदने की कोशिश में जुटे हुए हैं ताकि कार्रवाई से वो उनसे बचा जाए। तो देखिएगा, खराब हो गया तो अच्छा खरीद करके वितरण करो, ऐसे भी निर्देश आए हैं। तो हर कोई जानता है ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब खराब चीजें थोड़ी खाने पीने की सामग्री वितरित कर दी जाएंगी तो अच्छी होंगी तभी तो खाई जाएंगी। तो यहां पर अगर खराब है तो 5 महीने से अगर वितरण नहीं हुआ है तो ये प्रशासन अपना जाने, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी बहनों ने अपना धरना प्रदर्शन किया था और वहां पर सरकार ने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी थी और अभी भी बहनों का वहां पर 3-3 महीने से पैसा बकाया है, पैसा नहीं पहुंच रहा है। वहीं पर आप देख सकते हैं ये रहा प्रारूप दाल और साबुत चना वितरण रजिस्टर। प्रत्येक शासकीय उचित मूल्य दुकान पर निम्न प्रारूप में अनिवार्यता संधारित किए जाएं। तो जहां से भी चना खरीदा जाएगा वहां पर इस तरह से प्रारूप भी आपको देखना होगा। दुकान पर आवंटित प्राप्त दाल साबुत चना किलोग्राम में कितना है। सामग्री प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संस्था वगैरह का नाम क्या है। हितग्राही की परिवार समग्र आईडी, संस्था आईडी वो लिखनी है। परिवार के सदस्य हितग्राहियों की संख्या लिखनी है। प्रदाय दाल साबुत चना की मात्रा किलोग्राम में लिखनी है। वितरण की दिनांक डालनी है। हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता के करवाने हैं और रिमार्क वाला ऐसे यहां पर ऑप्शन दिए जा रहे हैं। वहीं पर भाइयों बहनों चलते हैं आगे और आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से ट्विटर पर कल ट्वीट किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 3 जून को 75,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। तो एक ये ट्वीट आया है और ये ट्वीट दरअसल 16 मई को 9:43 को ये प्रकाशित किया गया है। आप यहां पर देख पा रहे हैं। आइए इस पर थोड़ा भी हम सब संज्ञान ले लेते हैं जो भी भाई बहन उत्तर प्रदेश से आती हैं। देखिएगा, पीएम मोदी 3 जून को 75,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। लखनऊ में होगा तीसरी बार आयोजन। मुख्यमंत्री योगी बोले हैं कि यूपी में निवेश की गारंटी है सुरक्षा। और ये अमर उजाला ब्यूरो में खबर प्रकाशित हुई है गोरखपुर से। बताया जा रहा है कि आगामी 3 जून को लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। यह प्रदेश में इस तरह का तीसरा आयोजन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण समारोह में ये बातें कही हैं। मुख्यमंत्री ने गीडा भवन के सामने, यहां पर गीडा लिखा गया, शायद क्रीडा होगा या जो भी हो, इनका कहना है कि 1,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव देने वाले उद्यमियों को भूमि आवंटित करके पत्र भी दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है। आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा यहां पर ये यानी देश का उत्तर प्रदेश राज्य है। आबादी के हिसाब से मैं कह रहा हूं और लिहाजा उत्तर प्रदेश में यहां पर अपेक्षाएं भी हैं। प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप हम अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सभी सफल होंगे, तब निवेश की गति निरंतर तेज होती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी कानून व्यवस्था ही निवेश की अनिवार्य शर्त है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश दुनिया के लिए नजीर बनी हुई है। इनका यह भी कहना है कि निवेशक और उनकी पूंजी सुरक्षित है। सुरक्षा से निवेश और निवेश से विकास की गति तेज हुई है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी बढ़ा है, काम मिल रहा है, सबके जीवन में खुशहाली आ रही है, ऐसा योगी जी का कहना है। साथ ही इनका यहाँ पर कहना है कि जल्द ही $1 ट्रिलियन का होगी अर्थव्यवस्था। यहाँ पर $1 ट्रिलियन इनका बताना है कि 25 करोड़ जनता मिलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा करेगी। और इनका कहना है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन हो जाएगी। सरकार के पहले कार्यकाल में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतारे गए हैं। इससे दूसरे कार्यकाल में और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। सड़कें चलने के लिए हैं, आस्था के लिए धर्म स्थल हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि सड़कें चलने के लिए होती हैं, आस्था के लिए धर्म स्थल हैं। इसी संदेश की वजह से सड़कों पर धार्मिक गतिविधियां नहीं हुई हैं। माइक लगा करके उपासना और व्यक्तिगत आस्था का विषय हो सकता है, इसे जबरन थोपा नहीं जा सकता। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश में
धार्मिक स्थलों से 1 लाख से अधिक माइक हटाए गए हैं, फिर उनकी आवाज कम हुई, जो है कम की गई है। आप सबने देखा है कि कैसे श्री राम नवमी और यहाँ पर हनुमान जयंती और ईद का पर्व यहाँ पूरी शांति के साथ में संपन्न हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हर किसी को मिलेगा न्याय, ऐसा भी इन्होंने कहा है। इनका कहना है कि इसमें 800 से ज्यादा फरियादी आए थे रविवार को जब जनता दरबार लगा था, समस्याएं सुनी है और कहा है कि हर पीड़ित को न्याय मिलेगा, जो दोषी होगा उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। थाना दिवस, तहसील दिवस, जनता दरबार, इनमें आने वाले हर मामले का निपटारा प्राथमिकता पर किया जाए, यह अफसर सुनिश्चित कर लें। एक ही काम के लिए बार बार दौड़ ना लगानी पड़े, इसके इंतजाम भी कर लिए जाएं। इसलिए हमेशा कहता हूं बहनों कि जब भी कोई बड़ी समस्या हो तो आप चाहें तो अपने वहां तहसील दिवस में जाकर के समस्या अपनी बता सकती हैं, या जनता दरबार जब लगता है तब जाएं और अपनी समस्या का वहां पर समाधान कराएं, क्योंकि उस समय सभी तरह के सभी विभागों के अधिकारी वहां पर मौजूद रहते हैं। समस्या का फौरन निपटारा होने के पूरे यहां पर कयास लगाए जा सकते हैं। वहीं पर विकास के साथ में सुरक्षा और त्वरित न्याय यहां पर जरूरी है, ऐसा भी इनका कहना है। योगी जी ने कहा है कि विकास के साथ सुरक्षा का माहौल और त्वरित न्याय भी मिलना चाहिए। और अधिक यहां पर उनका कहना है कि अधिकारी जनप्रतिनिधि जन चौपाल से वो जुड़े हुए हैं, रोजाना 1 घंटे तक जन समस्याओं का निस्तारण करें, इसका सकारात्मक परिणाम सामने आएगा, त्वरित न्याय मिल सकेगा, विवाद की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए थे योगी जी ने। दूसरे दिन रविवार को 2 कार्यक्रमों के जरिए 287 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण वहां पर किया है। तो इस तरह से यहां पर ये चीजें निकल के आ रही हैं। साथ ही चलते हैं आगे और आपको बताते हैं एक और यहां पर जानकारी आ रही है यूपी बोर्ड से जुड़ी हुई। शिक्षकों संग विद्यार्थी की भी लगेगी यहां पर ऑनलाइन हाजिरी। तो लखनऊ से खबर है, यूपी बोर्ड के विद्यालय में अब शिक्षकों के साथ ही 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी की भी ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था लागू करने की तैयारी हो रही है। यह उपस्थिति माध्यमिक शिक्षा परिषद के पोर्टल पर या किसी अन्य माध्यम से दर्ज कराने की योजना है। शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार जुलाई से यह व्यवस्था शुरू करने के निर्देश स्कूलों को दिए गए हैं। विभाग का कहना है कि इसके लिए पोर्टल विकसित किया जा रहा है। इसी पोर्टल पर शिक्षकों और छात्र छात्राओं की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज हो सकेगी। अधिकारियों के अनुसार पोर्टल के अलावा भी अन्य माध्यमों पर विचार हो रहा है। इसके तहत बायोमेट्रिक उपस्थिति भी दर्ज कराई जा सकती है। और वैसे भी शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति शुरू करने की बात माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से 100 दिन के लिए तय एजेंडे में कही गई है। साथ ही समाज कल्याण विभाग के निर्देश का भी यहां पर असर है। छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी शुरू करने की कवायद एक कारण समाज कल्याण विभाग का निर्देश भी है। विभाग ने कहा है कि छात्रवृत्ति के लिए कक्षा 9 से 12 या उससे ऊपर की कक्षाओं के छात्र छात्राओं की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई जाए। बिना ऑनलाइन उपस्थिति के छात्रवृत्ति न दिए जाने की बात कही गई है। इसके पीछे फर्जीवाड़ा रोकने की कवायद भी है, क्योंकि छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थी की 75% उपस्थिति दर्शाने में फर्जीवाड़ा की शिकायतें मिलती हैं। इसके लिए तय किया गया है कि ऑनलाइन हाजिरी देखने के बाद ही छात्रवृत्तियां दी जाएं। मांगी गई है वेबसाइट व ईमेल आईडी की सूचना। तो यूपी बोर्ड के विद्यालय और शिक्षकों छात्राओं इनको ऑनलाइन जोड़ने के लिए 100 दिवसों की कार्य योजना में सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय को वेबसाइट व ईमेल आईडी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षक विद्यार्थी की भी ईमेल आईडी बनाने को कहा गया है। यह कार्य 15 मई तक सुनिश्चित करके 20 मई तक शासन को सूचित कर देने के निर्देश हैं। वहीं माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यांग शुक्ला ने सभी डीआईओएस से 18 मई तक सूचना वहां पर मांगी है। तो ये एक जानकारी और आ रही है। साथ ही आपको बता दें, बहन आती है मुन्नी जो शाहजहांपुर से इनके द्वारा एक फोटो भेजी गई है, बच्चे का अन्नप्राशन करवा रही हैं। तो आज सुबह का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे और आप सब भाई बहनों से उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आया हो।